हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर्वे। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है। और हर बार की तरह हम जो क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, आज भी वही करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। रिगार्डिंग द आईहोल इंस्क्रिप्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आईहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर तो आप जो भी आपको सही लग रहा है चेक कीजिए, कौन सा आंसर रीड कीजिए 2 मिनट, और फिर करेक्ट आंसर टिक कर लीजिए। इट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। सेकंड क्या है? इट वाज क्राफ्टेड बाय द रिनाउंड पोएट पाम्पा। कहाँ पे लोकेटेड है आईहोल इंस्क्रिप्शन? आंध्र प्रदेश में। सेकंड क्या है कि उसको ये पूरा क्राफ्ट उसने बनाया किसने है? ये पूरा लिखा है किसने? पाम्पा, पोएट जो कवि है। थर्ड ऑप्शन क्या? इंस्क्रिप्शन इज अ लिरिकल ट्रिब्यूट टू चालुक्य डायनेस्टी, पर्टिकुलरली किंग पुलकेशिन टू। कौन सा, कितने ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी ऑल थ्री, ऑप्शन डी नन। ओके, क्या है करेक्ट आंसर? पहला, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। रॉन्ग, इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका। इट वाज क्राफ्ट बाय द रिनाउंड पोएट पाम्पा। रॉन्ग, इट वाज क्राफ्ट बाय रवि कीर्ति, court poet of Pulakeshin too. Now third one is correct. So it means only one statement is correct. Done. तो दोस्तों आईहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये कहाँ पे है? मेगुडी टेम्पल कहाँ पे? कर्नाटका। ओके, किसने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है? रवि कीर्ति। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत लैंग्वेज। सबसे ज्यादा ये चालुक्य के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और चालुक्य कहाँ के? वातापी। वातापी कहाँ पे? बीजापुर। और बीजापुर कर्नाटका। और वातापी आल्सो नोन एज अ बादामी। डन। अब देखिए दोस्तों, एक सीक्वेंस को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी आपको। पहले सतवाहनों का रूल था इस एरिया में। सतवाहनों के बाद यहाँ पे रूल करने आए वकाटाका। याद रखना, वकाटाका को हरा कर यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया चालुक्याओं ने। डन। चालुक्य के बाद यहाँ पे आया राष्ट्रकूटा। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटा। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो। अब मेन इसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या हुआ है, सबसे मेन बात ही। इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अबाउट द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू ने जितने जितने एरिया जहां जहां जीता उसके बारे में सारी जगह पे यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी विक्ट्री जो है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है वो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को जो 1618 एडी में जो हराया था, बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। डन। अब हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बारे में जान लेते थोड़ा। ये देखो,
दोस्तों ये वो टेम्पल है, मेगुडी टेम्पल, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पूरा ऐहोल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। डन। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता है, याद रखना, पुष्यभूति डायनेस्टी। और फादर कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और ये पुष्यभूति डायनेस्टी इज वाज आल्सो नोन एज ये वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है। देन अब हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है हर्षचरिता में। हर्षचरिता हर्षचरिता किसने लिखी है? बाणभट्ट, बाणभट्ट ने लिखी है, और जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट, राजकवि। डन। अब हर्षवर्धन के बारे में एक और बात में अगर मुझे याद आ रहा है, ह्यून भी आए थे इस टाइम पे, चाइनीज पिलग्रिमेज। चाइनीज पिलग्रिम। डन। और ये तब नालंदा के बारे में लिखा था ह्यून ने, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि 100 गांव से जो है पूरा डोनेशन आता था और उसी ये नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी। यहाँ तक क्लियर। और ह्यून ने लिखा है कि यहाँ पे टोटल 10,000 स्टूडेंट वहाँ उस टाइम पे पढ़ा करते थे। लेकिन दोस्तों आप जब रामशरण शर्मा जी की जो एंशियंट हिस्ट्री उसकी बुक पढ़ोगे तो उसमें कई सारी बातें ऐसी भी बोली गई कि वहाँ पे इतनी जगह नालंदा यूनिवर्सिटी को जब पूरा आर्कोलॉजिकल साइट उसको जब एकदम खोदा गया, उसको डग आउट करके सारी चीजें निकाली गई, तो उसमें इतनी जगह नहीं मिली कि 10,000 स्टूडेंट वहां बैठ पाए। तो एक ये भी बात है जो लिखी हुई है, हमें मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। तो चाइनीज ये पिलग्रिम्स आया तो उसने तो लिखा है कि 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? हाँ, पहली बार अब एक हर्षवर्धन के बारे में एक और बात बताऊं तो वो लैंड जो चैरिटी करते थे उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करते थे। डॉक्यूमेंटेशन। और ये चाइनीज पिलग्रिम जो हुनसेन था वो टोटल 16 साल रहा इंडिया में, हर्षवर्धन के कोर्ट में। 1629 एडी से लेकर 629 एडी से लेकर 649 एडी तक का टाइम ड्यूरेशन जो है वो ये हुनसेन का है हर्षवर्धन के कोर्ट में। और जो वर्धन डायनेस्टी है वो गुप्ता के बाद आई, गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो है हर्षवर्धन डायनेस्टी आई। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पुलकेशिन II ने जो है ये पूरा बड़ी यहाँ पे एकदम लिखा होता ऐहोल इंस्क्रिप्शन में कि हर्षवर्धन को हराया। तो ऐसा नहीं कि फिर उसको पुलकेशिन II को किसी ने नहीं हराया, उसकी भी आगे कहानी, उसको भी मैं बताता हूँ। पुलकेशिन II को भी हराया है, और शेयर के ऊपर सवा शेयर मिलेंगे। हिस्ट्री आप जब देखोगे तो पुलकेशिन II जो है उसको हराया था नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन 1। और नरसिम्हा वर्मन 1 वो बिलोंग करते थे पल्लवा डायनेस्टी से। और पल्लवा डायनेस्टी वो आई थी वो इश्वाकू इश्वाकू डायनेस्टी को हराकर। इश्वाकू डायनेस्टी आई थी सतवाहना सतवाहना डायनेस्टी को हराकर, सतवाहना लोगों को हराकर ये इश्वाकू आए, इश्वाकू को हराकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया में तो इश्वाकू आए, उसके बाद इश्वाकू को हराकर पल्लवाज आए, और उस पल्लवाज के किंग जो है नरसिंह वर्मन 1 उसने हरवाया पुलकेशिन II को।
और पुलकेशिन टू कौन सी डायनेस्टी से, मैंने अभी आपको बताया चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य कहाँ के, बादामी के, वतापी के। तो चालुक्य किसको डिफीट करके, किसको हरा के रूल में आए, वकाटा का। वकाटा का किसको हरा के रूल का, सतवाहनास। तो पहले दोस्तों ऊपर ये वेस्ट इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का वेस्ट पार्ट, इंडिया का ईस्ट पार्ट, ये सारी जगह पे सतवाहनाओं का रोल था। तो यहाँ पे वेस्ट में जो है वकाटाका ने हरा दिया, और यहाँ पे ईस्ट में ये इक्ष्वाकुओं ने हरा दिया। यहाँ तक क्लियर। और ये पल्लवा के बाद यहाँ पे आए गंग डायनेस्टी ईस्ट में, गंग डायनेस्टी। और एक और भी लोग थे, कदम्ब, कदम लोग भी थे, कदम्ब ये लोग भी थे, जिसने ये पल्लवाज को बहुत परेशान किया था। तो फिर क्या कि हारा, ये हारे तो नहीं, लेकिन एक सॉल्यूशन कर लिया, कुछ एरिया इसको देकर कदम को शांत कर दिया। तो पुलकेशिन टू ने ये कदम लोगों को भी हराया था और गंग को भी हराया था। लेकिन जब नरसिम्हा वर्मन वन से जब भिड़त हुई तब ये हारा पुलकेशिन टू। देन अब हुआ क्या कि इसका मतलब ये नहीं कि फिर पल्लवाज जीतते रहे, एक बार फिर इसका भी बदला लिया गया। और एक और बात पहले ये बता दे, तो बाद में उसकी कहानी की जाता हूँ कि फिर पहले पल्लवाज को कैसे हराया। अब ये नरसिम्हा ने जैसे पुलकेशिन टू को हराया, तो यहाँ पे वातापी मतलब बादामी पे कब्जा कर लिया, और फिर खुद को टाइटल दिया वातापी कोंडा, वातापी को जीतने वाला वातापी कोंडा। देन फिर अभी हुआ क्या कि अभी अभी ये दुश्मनी खत्म नहीं, आगे आगे कैसे लड़ाई चल रही देखो। अभी यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी में आया विक्रमादित्य, विक्रमादित्य वो चालुक्य डायनेस्टी, विक्रमादित्य टू, उसने पल्लवास को हराया 18 सेंचुरी में। लेकिन जैसे विक्रमादित्य ने हरा कर ये बस इस्टेब्लिश हुए, तो यहाँ पे राष्ट्रकूटा राष्ट्रकूटा ने मिलकर इसको विक्रमादित्य को हरा दिया और रूल किया उसको। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन, पहला आंध्र प्रदेश नहीं है, करेक्ट आंसर है कर्नाटका। डन। और कर्नाटक के सीएम कौन है, सिद्धारमैया। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत, याद रखना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सीएम है, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ पे डेप्यूटी सीएम कौन है, ये हमारे जो साउथ की हीरो है पवन कल्याण। यस, पवन कल्याण यहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द आरएनए, इसमें से कौन सी चीज जो है वो आरएनए में नहीं मिलती है। तो ए हमारा ऑप्शन है एडेनाइन, बी ग्वानाइन, सी थाइनाइन थाइमाइन, डी ऑल ऑफ देम। क्या करेक्ट आंसर है हमारा, दस सेकंड लीजिए और ये कोई भी एक आंसर टिक करे। हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, कौन सी चीजें नहीं मिलती है, कौन सा यहाँ पे नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन बेस थाइमाइन, थाइमिन नहीं मिलेगा यहाँ पे, थाइमिन। चलो अब इसकी कहानी देख लेते हैं। पहले दोस्तों ये शुरू करते हैं, ये आरएनए और डीएनए होता क्या है। डीएनए होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड मिलते कहाँ पे, कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में है ये,
ये मिलते हैं सेल में। सेल में मिलते हैं, सेल। सेल में कहाँ पे? इसके न्यूक्लियस में। सेल के न्यूक्लियस में मिलेंगे। और सेल में और कौन सी चीजें मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल में होता है, बॉडी बॉडी के सेल में। अब पहले सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेल जो है ना उसको साइटो भी बोला जाता है, और इसकी वजह से सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। देन दूसरी बात, सबसे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? वो है स्पर्म। मेल के जो स्पर्म में सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? वो है न्यूरॉन, जो ब्रेन सेल होता है, वो सबसे बड़ा सेल है ह्यूमन बॉडी का। अब देखिए, अब और बेसिक एक बात बता देता हूँ आपको। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट से बनती है ह्यूमन बॉडी। ये बेसिक बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आरएनए और डीएनए पे आ जाए, यहाँ पे पहुंचेंगे हम, लेकिन पहले थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे आरएनए के बारे में पहली बार कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ऑब्जर्व किया था? उसके ऊपर रिसर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला कौन सा इंसान है? ऑब्जर्वर। फर्स्ट ऑब्जर्वर कौन है? वो है कार्ल बर्ग। याद रखना, फर्स्ट किया कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला इंसान कार्ल बर्ग। डन, पहली बात। दूसरा, अब रिसर्च करके पूरा स्ट्रक्चर बताने वाले कौन है? वो है वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक्स, दो लोग। यहां तक क्लियर? अब ये आरएनए और डीएनए मिलते कहाँ पे? पहले एक बता दिया कि यहाँ पे सेल जो है ह्यूमन बॉडी का सेल है, वहां पे मिलेंगे। दूसरी बात, एक तो ह्यूमन बॉडी के सेल उसके न्यूक्लियस में। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे मिलेंगे। थर्ड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ट्री, यहाँ पर भी आपको सेल देखने को मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। ये है ह्यूमन बॉडी का सेल, इस तरह का जब दिखता है दोस्तों। अब देखिए, ये ह्यूमन बॉडी का एक सेल है, और उसमें कई सारे, उसके न्यूक्लियस में कई सारे राइबोज क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के इस एक पार्ट को अगर थोड़ा सा खींच लिया जाए, ए वाले पोर्शन को थोड़ा खींच लिया जाए, तो इस तरह का बनता है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? डीएनए। अगर इसको ये एक्सपांड हो रहा है, अगर उसको कॉन्ट्रास्ट कर लिया जाए, उसको एक कर लिया जाए, उसको मिला दिया जाए, तो क्या बनता है? इस तरह का क्रोमोसोम में इस तरह इस फॉर्म में आ जाता है। अगर इसको लंबा खींच लिया जाता है, ऐसा इस तरह से जो खींचा जाता है, उसको एक्सपांड किया जाए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? डीएनए। और उसके डीएनए के इस वाले छोटे से पार्ट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इतना वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो दिख रहा है, वो आपको वो होगा जीन्स। तो जीन्स में सारी की सारी, जीन में सारी की सारी जो ह्यूमन बॉडी की, उसके फादर, उसके ग्रेट फादर, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सारी की सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती है दोस्तों। तो अगर एक जीन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो वो डीएनए, और डीएनए को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो वो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहाँ पे मिलेगा? सेल के न्यूक्लियस, यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? अब जो ये दोस्तों है ना, आपको ये दिख रहा है जो, वो आगे डिस्कस में आपको बताऊंगा, ये इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये जो बनता है, ये पूरा ये हेलिकल, डबल हेलिक, ये जो है एक हेलिकल, दूसरा ए हेलिकल, ये बनता है फॉस्फाइड, फॉस्फेट से बनता है। यहाँ तक क्लियर? देखिए, अब ये डीएनए की बात करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया वही है। सेल, उसके न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को अगर इसमें से थोड़ा खींच लिया जाए, तो ये पूरा डीएनए, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट क्या है? जीन्स।
अगर इतना देखे तो जींस। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए डीएनए के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक होता है फॉस्फेट। देन अब ये जो मैंने बताया आपको, ये हेलिकल एक और ये दूसरा, ये फॉस्फेट से बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक प्योरिन होता है, एक होता है पिरिमिडिन। एक होता है पिरिमिडिन, एक होता है प्योरिन। अब दो तरह के होते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस इन प्योरिन में, एडेनाइन और ग्यूनाइन, और यहाँ पे थाइमाइन और काइटोसाइन। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब अभी जो ये एडेनाइन है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मिलता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर थाइमाइन से मिलता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ग्यूनाइन काइटोसाइन से जुड़ता है। अब देखिए डीएनए में आपको थाइमाइन दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पे डीएनए की जगह पे आप अगर ये जो ये डीएनए है इसकी जगह पे अगर आरएनए आपको देखना है, तो उसमें क्या थाइमाइन की जगह पे यहाँ पे होगा यूरासिल। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको थाइमाइन नहीं दिखेगा, उसकी जगह पे आपको दिखेगा नाइट्रोजन बेस यूरासिल दिखेगा। और फिर अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। एरा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। तो एडेनाइन होता है, यूनाइन होता है, लेकिन थाइमाइन क्या है वो डीएनए के अंदर होता है, आरएनए के अंदर नहीं होता है। देखिए अब ये पूरा ये मैंने बताया था फॉस्फेट से बनता है, ये पूरा हेलिकल, एक हेलिकल दूसरा हेलिकल, और डीएनए में दो होता है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई दो होते हैं उसमें, और आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ये ग्यूनाइन जी और सी के साथ बॉन्ड बनता है, यहाँ पे देखिए, और ग्यूनाइन और काइटोसाइन का बॉन्ड बनता है, तो मतलब जी और सी का एक बॉन्ड होगा, एक ए और टी का बॉन्ड होगा। डन। और ये एडेनाइन और ग्यूनाइन क्या है, प्योरिन नाइट्रोजन बेस, और ये क्या है पिरिमिडिन, ये थाइमिन और काइटोसाइन, ये दोनों पिरिमिडिन, और एक के साथ एडेनाइन बॉन्ड बनाता है टू हाइड्रोजन का यूज करके थाइमाइन, और यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जेनेनाइन ग्यूनाइन और काइटोसाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ग्यूनाइन और काइटोसाइन एक बॉन्ड बना, दूसरा काइटोसाइन और जीएनाइन दूसरा बॉन्ड, ये थाइमिन और एडेनाइन, यहाँ पे एडेनाइन और थाइमिन दिख रहा है आपको। ये अगर आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्या नहीं देखने को मिलेगी, थाइमिन आपको नहीं देखने को मिलेगा, थाइमिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आरएनए यहाँ पे देखिए, ये जो है आरएनए एक सिंगल हेलिकल होता है, सिंगल फॉस्फेट से बना है। और यहाँ पे अब डीएनए से आरएनए बन सकता है, अगर थाइमिन निकाल दिया जाए तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। आरएनए के अंदर थाइमिन ऐड कर दिया जाए तो डीएनए डीएनए बना सकते हैं। लेकिन अगर एक बार डीएनए बन गया, डीएनए में डीएनए हो गया, डीएनए से हमने आरएनए बना दिया जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और फिर आरएनए से एक बार अगर प्रोटीन बन गया तो फिर वो वापस ये प्रोसेस नहीं चल सकती। आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरएनए में आरएनए बन गया फिर उसके बाद प्रोटीन बन गया, फिर वो वापस प्रोसेस नहीं आती। यहाँ तक क्लियर। देखिए दोस्तों एक और बात मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ पे, सेल में होता है। अब होगा क्या, काम क्या करेगा वो, यहाँ से जो ह्यूमन बॉडी जो ऑक्सीजन अंदर लेती है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन उसको लेके जाती है ये सेल में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल की वजह से होगा क्या कि यहाँ पे 38 एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये अगर 38 एटीपी जब बनते हैं,
अब पहले से मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन जो ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेता है वो हीमोग्लोबिन उसको पहुंचाता है सेल में, और सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 30 ये साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल जो है उसमें 30 एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब वो 38 एटीपी बनते हैं, तब 1 ग्लूकोज बनता है। और वो क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बॉडी के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए जो है ये पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एल्बर्ट एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, याद रखना, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा? क्या मिनिमम एज होती है लोकसभा में मेंबर बनने के लिए? हाँ, सीधा आंसर सबको पता है, क्या हो गया? 25। यहाँ तक क्लियर? राज्यसभा में किसी को मेंबर बनना है तो 35 ईयर, किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो यहाँ पे राज्यसभा में 30 ईयर, किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो 35 ईयर। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 35 ईयर्स। ओके, चलो अब लोकसभा के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, लोकसभा अभी चल रही है वो 18th लोकसभा है, 18th लोकसभा अभी जो चल रही है। और लोकसभा इज आल्सो नोन एज अ हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। थर्ड थिंग, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है लोकसभा के बारे में। फोर्थ, लोअर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अभी अगर स्पीकर मुझे, या मैं स्पीकर बताऊं, लोकसभा में होते स्पीकर, और अभी के जो है वो ओम बिरला। ओम बिरला। और टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 5 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है। 5 साल के बाद खत्म हो जाती है, परमानेंट हाउस नहीं। और पूरा फाइनेंस कौन कंट्रोल करता है इंडिया का? लोकसभा ही करती है, क्योंकि मनी बिल का पूरा का पूरा पावर किसके पास होता है? लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, और रिकमेंडेशन भी 14 डे तक का ही टाइम होता है। अगर 14 डे में वापस कोई राज्यसभा ने कोई आंसर नहीं दिया तो ऐसा मान लिया जाता है स्ट्रीम टू बी पास, ऐसा मान लिया जाता है कि वो पास होगी, बिल पास हो गया। देन अभी अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं मैं लोकसभा की, तो 552 स्ट्रेंथ टोटल, और उसमें से स्टेट में से कितने कैंडिडेट होंगे? 530, और यूनियन टेरिटरी में से कितने होंगे? 20। लेकिन एक्चुअल में अभी कितने? 543। 545 नहीं है दोस्तों, याद रखना, 545 नहीं है ये। दो एंग्लो इंडियन जो थे इस पोस्ट को हटा दिया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और उसमें ये 2020 में, और एंग्लो इंडियन की 2 पोस्ट को हटा दिया है। अब यहाँ पे 30 स्टेट से होंगे कैंडिडेट, और 13 कैंडिडेट हो गए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी से। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ये माफ कीजिएगा, ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। हाँ, और कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर ऑफ एज, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 84 सबसेक्शन 2। 84 के सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। और लोकसभा कब शुरू होगी कोई उसकी मीटिंग? जब उसको 10% कोरम होगा। कोरम का मतलब अगर 55% मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी कोरम जो है ये मीटिंग शुरू होगी लोकसभा की। कुछ और बातें लोकसभा के बारे में मुझे दोस्तों याद आती है, जैसे फर्स्ट स्पीकर पता होना चाहिए आपको, कौन है? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर है।
फिर अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कर जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरी इंडियन हिस्ट्री में, वो 25 ईयर की है और उसका नाम है चंद्रना चंद्रानी मुर्मू, चंद्रानी मुर्मू जिसका नाम है। और वो इंडियन हिस्ट्री की पहली जो कैंडिडेट है, वुमन है, जो 25 ईयर में एमपी बन गई। डन। और एक और वुमन की बात आई तो मुझे एक और बात आती है, 78 वुमन एमपी थी। ये रिकॉर्ड, ये भी एक रिकॉर्ड है इंडियन हिस्ट्री में। 2019 जो लोकसभा थी, ये 2019 17 जो लोकसभा थी, मतलब उसमें 78 वुमन थी। ये भी इंडियन हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे सेशन टोटल कितने होते हैं लोकसभा के? बजट सेशन, दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन, और बजट सेशन चलता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मॉनसून सेशन चलता है जुलाई, अगस्त, और ये नवंबर से दिसंबर तक। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर? कितने सेशन होते हैं? अभी डिस्कस किया हमने, 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन कौन सा है? बजट सेशन। दूसरा सेशन कौन सा है? मॉनसून सेशन। तीसरा सेशन कौन सा है? विंटर सेशन। और बजट सेशन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। ये मॉनसून सेशन जुलाई, अगस्त, विंटर सेशन नवंबर, दिसंबर। और फिर से लोकसभा कौन सी नंबर की लोकसभा है दोस्तों? 18th नंबर की लोकसभा है। और सेकंड बात, क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल। और क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। और स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला है। पूरा फाइनेंस का पावर किसके पास होता है? लोकसभा के पास, क्योंकि मनी बिल का राइट, मनी बिल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, और कहीं नहीं हो सकता। राज्यसभा में तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। और टोटल कितने मेंबर है? 543। पहले कितने मेंबर थे? 545। दो मेंबर कहाँ गए? दो मेंबर जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, उसको हटा दिया। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 किया, और उसमें 2 पोस्ट को हटा दिया। अब इसमें से टोटल 530 मेंबर जो है वो स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, और 13 मेंबर जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। डन दोस्तों यहाँ तक? हाँ। और 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। और अभी चंद्रानी मुर्मू जो फर्स्ट एमपी बनी है इंडियन हिस्ट्री में, कि जो 25 ईयर सबसे कम एज में एमपी बन गई है। देन जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, 82 सबसेक्शन, 82 के सबसेक्शन 2 में। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? 84 के सबसेक्शन 2, 84 के सबसेक्शन 2 में। और कैंडिडेट अगर किसी को भी बनना है तो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई गवर्नमेंट की ऑफिस में नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका रजिस्टर होना चाहिए, एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। लोकसभा चलाने के लिए 10% मेंबर चाहिए प्रेजेंट, कोरम बोलते हैं उसको। डन। और
फर्स्ट स्पीकर पता होना चाहिए, गणेश वासुदेव मालवनकर। डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशन इन द लोकसभा, कौन सा सेशन नहीं है? समर सेशन नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बजट सेशन क्या, कौन? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मॉनसून सेशन जुलाई, अगस्त। ये विंटर सेशन होगा नवंबर, दिसंबर। तो अभी ये विंटर सेशन चल रहा है। सेशन, कोई भी मीटिंग तभी होगी जब 10% क्या होगा, कोरम होगी, मतलब 55%, 55 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। और दोस्तों और ये 55 मेंबर होने चाहिए। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट जो लोकसभा की मीटिंग हुई थी, फर्स्ट सेशन जो लोकसभा का, वो हुआ था 17 अप्रैल 1952, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने के बाद ये हुआ था। ये इलेक्शन यहाँ तक क्लियर? ओके चलो। ये बजट सेशन में हमारा क्या रखा जाता है? बजट। और बजट जैसा वर्ड कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें क्या होता है, आने वाले साल के लिए पूरा प्लानिंग, कितना खर्चा कहाँ करेंगे, कहाँ से ये इनकम होगी, ये सारी बातें। ओके, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंजिस्ट हाउ मेनी, कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होता है? प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा दोनों। तो आंसर आएगा सी, बोथ ऑफ ए एंड बी, करेक्ट आंसर है हमारा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और कोई भी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल, अगर राज्यसभा में रखा जाता है तो फिर उसको पास करना होता है कहाँ से? लोकसभा में से उसको पास करना होता है। लोकसभा में रखा जाता है तो राज्यसभा में से पास करना पड़ता है। अगर राज्यसभा में रखा गया है तो फिर लोकसभा में पास करना पड़ता है, फिर उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब वो बन जाता है, वो बिल बन जाता है एक्ट। तो अभी हमने बात की 543 मेंबर, और यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर 0। यहाँ पे राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर है? 245 मेंबर है। नॉमिनेटेड मेंबर कितने? 12 मेंबर है। तो इलेक्टेड मेंबर कितने हुए? 233 मेंबर इलेक्टेड है। यहाँ पे कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अभी चेयरमैन कौन है? जयदीप धनखड़। और चेयरमैन जो होता है वो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। अभी प्रेसिडेंट कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू जी। लोकसभा में स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी स्पीकर है। और अगर ऑर्डिनरी बिल की जगह पे मनी बिल आया, तो मनी बिल ओनली कैन प्रोड्यूस इन द लोकसभा। कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में प्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। तो मनी बिल लोकसभा में से पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास होता है टाइम 14 डेज का। तो अगर 14 डेज में वो अगर जवाब नहीं देती है, तो सिर्फ उसको रिकमेंडेशन देने का राइट है, वो लोकसभा को मानना नहीं मानना उसके ऊपर है। तो 14 दिन के अगर जवाब नहीं आता तो इट सीम टू बी लाइक पास्ट, बिल पास। तो ऐसा मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया, फिर वहां से भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट भी ऑप्शन नहीं है मनी बिल में, उसको साइन करनी पड़ती है यहाँ पे। क्लियर? ओके चलो। नेक्स्ट, हु कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कौन बुला सकता है? तो ये हमारा आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। बी क्या है? लोकसभा स्पीकर इटसेल्फ, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट हमारे जो है जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। डन। और ये जॉइंट सेशन बुलाने की कब जरूरत पड़ती है? जब लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा और यहाँ पे प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि दोस्तों कोई बिल पास हुआ है लोकसभा में से, और वो राज्यसभा में गया है। अब राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन दी, राज्यसभा की कोई रिकमेंडेशन आई,
और राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी और वो वापस भेजा बिल लोकसभा में। अब लोकसभा उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए रेडी नहीं है कि हम इतना, लोकसभा ने बोला कि इतना चेंज करो तो हम इसमें बिल पास कर देंगे। अब लोकसभा यहाँ पे मानने के लिए रेडी नहीं है। अब उसकी उल्टी कंडीशन मान लो, लोकसभा में कोई बिल आया और उसको भेजा गया लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ, उसको भेजा गया लोकसभा में। अब लोकसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दी और बिल वापस भेजा राज्यसभा में, तो राज्यसभा उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है डेडलॉक, और डेडलॉक का सॉल्यूशन है आर्टिकल 108 में दिया ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन में ये क्या करते हैं, दोनों राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट मीटिंग होती है और उसमें से वो बिल पास कराया जाता है दोनों सेशन के मेंबर को बिठाकर। देन अब उसमें भी मान लीजिए कि टाई हो जाए तो स्पीकर फाइनली अपना वोट देकर डिसाइड करेगा ये बिल पास करना है कि नहीं करना। यहां तक क्लियर? ओके दोस्तों, चलो। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।